फिट उदयपुर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। और श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिन सिंघल, जिनसे हम बात करेंगे खास तौर से कैंसर को लेकर के। कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं आप, और हाल ही में आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से एक सम्मान मिला है। और इस सम्मान की जानकारी के साथ साथ जो आपकी चिंताएं हैं, वो खास तौर से आपकी जो विशेषज्ञता है वो बच्चों और महिलाओं में होने वाले कैंसर को लेकर के है, और इसी के लिए आपको ये सम्मान प्राप्त हुआ है। डॉक्टर सिंघल, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सिंघल, ये जो आपको सम्मान मिला है, किस तरह का सम्मान है, हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं। ये जो मेरे को अवार्ड मिला है, ये एक सर्जरी के लिए जो हमने की थी पिछले साल कोरोना काल के दौरान, एक 3 साल की बच्ची के ऊपर, जिसको पेट में एक बहुत बड़ी गांठ थी। जो गांठ एक्चुअली में जो किडनी यानी जो गुर्दा कहते हैं हम लोग, गुर्दे में से आ रही थी। और ये बच्चों में गुर्दों में सबसे कॉमन जो कैंसर होता है विल्म्स ट्यूमर, उसकी गांठ थी। एंड इस बच्चे की खास बात ये थी कि ये किडनी भी, दोनों किडनियाँ जुड़ी हुई थी, जिसे हम हॉर्सशू किडनी कहते हैं। एंड उसके ऊपर से ये गांठ आ रही थी। एंड ये गांठ काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। इस गांठ का जो वेट था वो 3.1 kg का था। एंड जब हमने इसका ऑपरेशन किया था, ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हमारे पास आई थी। एज एन एमरजेंसी हमें इसको ऑपरेट करना पड़ा। जनरली इतनी बड़ी गांठ को जब हम विम्स ट्यूमर में नॉर्मली ट्रीट करते हैं, पहले कीमो दी जाती है, फिर ऑपरेशन होता है। लेकिन इस केस में एज एन एक्सेप्शन हमें सारा जो रूल्स हैं उसको भूल के एज एन एमरजेंसी सर्जरी में लेना पड़ा, क्योंकि पेशेंट को सांस लेने तक में तकलीफ हो रही थी। तो एज एन एमरजेंसी हमें उसको ऑपरेट करना पड़ा था। जब हमने ऑपरेट किया था तब हमें भी नहीं पता था, और निकालने के बाद हमें पता चला कि ये जो ट्यूमर है ये दुनिया का सबसे बड़ा विम्स ट्यूमर था, जिसे बाद में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने रिकॉग्नाइज किया है, और इसके लिए हमारे को अवार्ड दिया गया है। तो इसमें क्या रिस्क फैक्टर्स थे जिसने इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट में आपको शामिल करवा दिया? ये बच्ची नॉर्मली विम्स ट्यूमर जो है, एक गांठ होती है पेट में, तो डायग्नोस हो जाती है। जनरली माँ बाप पहुँच जाते हैं कि हाँ पेट में बच्चे की गांठ दिख रही है। अब क्योंकि ये हॉर्सशू किडनी के बैकग्राउंड पे ये गांठ थी, तो शायद, और दूसरा कोरोना काल चल रहा था, पढ़े लिखे माँ बाप होने के बावजूद भी वो जो पेट जब पेशेंट का बच्चे का बढ़ रहा था, तो उन्हें लगा शायद कोरोना में वो बच्ची खेल नहीं रही है, इसलिए वजन बढ़ रहा है, तो वो भी उसको इग्नोर करते गए। एंड बाद में जब वो सांस लेने की तकलीफ होनी शुरू हो गई बच्ची को, मतलब उस लेवल तक जब हो गया कि सीधा लिटा ही नहीं सकते थे बच्ची को, तब वो डॉक्टर पे हमारे पास पहुंचे। इस तरह की गांठ बहुत चैलेंजिंग होती हैं, क्योंकि जब हम सर्जरी करते हैं विम्स ट्यूमर के लिए, तो जो इस फील्ड में जिनको जानकारी है वो सब जानते ही हैं कि इसमें थोड़ा सा भी ट्यूमर अगर छूट जाए पेट के अंदर, या निकालते वक्त अगर उसके टुकड़े हो जाएं, तो ये कैंसर बहुत फैलने का और उसमें फिर इलाज ठीक ना होने का बहुत ज़्यादा आशंका रहती है। अगर ऑपरेशन ना करें तो इस तरह का ट्यूमर ब्लीडिंग हो सकती है, एकदम से आंतड़ों में रुकावट आ सकती है, एकदम सडन डेथ भी हो सकती है। तो ये सारे रिस्क रहते हैं। ओपन सर्जरी थी? हाँ, बच्चों में इतना आप सोचिए, 3.5 किलो से ऊपर का ट्यूमर 3 साल की बच्ची में, तो ऑब्वियसली उतने बड़े ट्यूमर के लिए वो दूरबीन से करने के लिए जगह ही नहीं बचती, क्योंकि पूरा पेट के अंदर ही ट्यूमर अपनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा था। इनफैक्ट वो इतना बड़ा था, इसी कारण उसको सांस में तकलीफ हो रही थी, क्योंकि जो एक छल्ली जो होती है, जो पेट और जो अपनी जो सांस के जो एरिया के बीच में, जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं, उसको वो पुश कर रहा था, तो दबाव डाल रहा था, जिसके कारण उसको बच्ची को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो इसलिए चैलेंजिंग सर्जरी थी, क्योंकि जब सर्जरी करने जा रहे थे तो हमें डर था कि ऑपरेशन स्टार्ट करते ही पेशेंट को एकदम से जान जाने का रिस्क भी था, क्योंकि बीपी एकदम से गिर सकता था। हुआ भी, लेकिन लकीली टीम वर्क से एंड हम इसको अच्छे से कर पाए एंड पूरा ट्यूमर निकाल पाए। डॉक्टर सिंघल, बच्चों के कैंसर को लेकर आपने शुरू में भी कहा कि मेरी प्राथमिकता आज बातचीत करने में इसी की रहेगी। बच्चों में कैंसर को लेके आमतौर पे सुनने को नहीं मिलता, हम इतनी चिंता समाज में नहीं देखते। आप इतने चिंतित क्यों हैं? आप अगर बच्चों के कैंसर्स के बारे में बात करें, तो जनरली क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो देश है, हमारा देश अभी विकासशील देशों में आता है। हम विकसित वाली कैटेगरी में अभी तक नहीं आए हैं। विकासशील देशों में अभी जनरली बच्चों की जो बीमारियाँ, उसमें अलग चैलेंजेस रहते हैं ज़्यादा। उनमें ज़्यादा कॉमन चैलेंजेस चले, जैसे पोलियो था, उसके साथ साथ ये जो खाना पीना, जो पोषण की जो बीमारियां रहती थी, मिजल्स वगैरह, इस टाइप की जो बीमारियां, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ या हम जो न्यूट्रिशनल डिजीज़ कहते हैं, वो ज़्यादा बड़ा महत्व रखती हैं। अब विकसित देशों में अगर अपन देखें तो बच्चों के कैंसर्स को बहुत महत्व दिया जाता है। और जैसे कि हम प्रगतिशील होते जा रहे हैं और हम विकसित देशों की दिशा में जा रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में हम इसके बारे में बहुत सुनते जाएंगे।
आपको सुन के ताजुब होगा कि एक अच्छा खासा नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं बच्चों के कैंसर्स हिंदुस्तान में भी देखा जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में डिस्कशन बहुत कम होता है, एंड इसीलिए मैं इस टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाह रहा डॉक्टर था। सिंघल, कौन कौन से कॉमन कैंसर हैं बच्चों के अंदर जो कि ज़्यादा पाए जाते हैं? सो बच्चों में जब हम कैंसर्स की बात करते हैं तो जनरली जो सबसे कॉमन कैंसर्स होते हैं वो ब्लड कैंसर्स होते हैं, एंड जो ल्यूकेमियाज, लिम्फोमास वगैरह वो ज़्यादा कॉमन रहते हैं। उसके बाद दिमाग के कैंसर, ब्रेन ट्यूमर्स जो होते हैं वो काफ़ी कॉमन रहते हैं, एंड फिर सॉलिड ट्यूमर्स जो हम एक पूरा ग्रुप बोलते हैं, उसके अंदर कई तरह के कैंसर्स आते हैं। उसमें पेट के कुछ कैंसर जैसे न्यूरोब्लास्टोमा, ये किडनी का कैंसर विम्स ट्यूमर, लीवर का कैंसर, और जो बच्चों के अंदर जो बच्चियां जो होती हैं उसमें ओवरी का जो जर्म सेल ट्यूमर, ये कैंसर्स काफ़ी कॉमन है। डॉक्टर सिंघल, आंकड़े हैं हमारे पास, आपने भी बताया कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन कैंसर है खून का कैंसर बच्चों में है, और दूसरा दिमाग का जो कैंसर है ये भी करीब 26% है। ट्यूमर्स हैं 6% के आसपास। मतलब बड़ा जो लग रहा है कि जो ब्लड कैंसर है और दिमाग के जो कैंसर हैं ये कॉमन है। ब्लड कैंसर से शुरुआत करते हैं। ये कैंसर किस तरह के इंडिकेशंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं सो बच्चों में? ब्लड कैंसर्स जो हैं जनरली इसका कोई सीधा साधा ऐसा साइन नहीं होता। नॉर्मली बच्चों में अपन कभी भी कोई बीमारी जब हम देखते हैं, हम कैसे उसको डायग्नोस करते हैं कि बच्चा ठीक से खेल नहीं रहा, खा पी नहीं रहा, नॉर्मली जिसे हम फेलियर टू थ्राइव कहते हैं हमारी भाषा में। अगर ऐसा सिम्टम्स होते हैं जिसके साथ बच्चे आते हैं, पेट में दर्द होना, इस टाइप से बच्चे आएंगे, एंड फिर जब जांचें करते हैं या खून की कमी लगती है बच्चों के अंदर, और जब डायग्नोसिस कराते हैं या कोई गठान आ जाती है और उसका जब डायग्नोसिस कराते हैं, तब पता चलता है कि बच्चों को जनरली कोई अंडरलाइंग ब्लड कैंसर है। यहाँ मैं आपको बस एक करेक्ट करना चाहूँगा, जो आपने सॉलिड ट्यूमर्स जो 6% का है, वो आप एक ट्यूमर को आप 6% ले रहे हैं। आप सारे जो है सॉलिड ट्यूमर्स को अगर हम जोड़ेंगे तो इन सॉलिड ट्यूमर्स का जो परसेंटेज है लगभग 40 से 50% हो जाएगा। ये डोमिनेट करेगा। ये डोमिनेट करेगा। तो ज़्यादा केसेज आपके पास ट्यूमर्स के आते हैं? मेरे पास सॉलिड ट्यूमर्स आते हैं। ब्लड कैंसर्स मैं ट्रीट नहीं करता, वो ब्लड कैंसर्स के लिए ऑन्कोलॉजिस्ट जो कीमो वाले डॉक्टर्स होते हैं वो ट्रीट करते हैं। मोटे तौर पे ब्लड कैंसर के लक्षण क्या हैं? ब्लड कैंसर के जैसा मैंने बताया कि ब्लीडिंग टेंडेंसीज होना बच्चों को, यानी कि जैसे चट्टे लगना, हाथ पाँव में चट्टे आ जाते हैं, पेट में जो छल्ली जो हम बोलते हैं स्प्लीन, उसका बड़ा होना, लीवर का बड़ा होना, कमजोरी होना, अनीमिया की शिकायत होना, बुखार आना, ये सब कॉमन सिम्टम्स रहते हैं जिससे कि पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब डायग्नोसिस करते करते हमें पता चलेगा कि हाँ उनके अंदर ये कारण जो है वो ब्लड कैंसर है। तो नॉर्मल जांच से पता चल जाता है या कोई विशेष जांच? नहीं, नॉर्मली सबसे पहला जो शुरुआत होता है वो एक ब्लड के जो टेस्ट होता है जिसे हम सीबीसी कहते हैं, जो आप हर कोई जानते हैं, जो एक नॉर्मल खून का टेस्ट होता है। उसमें जब डाउट रेज होता है तो उसके बाद फिर और विशेष टेस्ट होते हैं, जैसे कि बोन मैरो, जिसमें कि खून की जो छलनी होती है उसमें से इंजेक्शन से हम वो निकालते हैं और उसको दूरबीन के नीचे यानी माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करते हैं बायोप्सी के रूप में। एंड बाकी फिर उसके हिसाब से और अलग टेस्ट होते हैं जिससे कि टाइप ऑफ जो ल्यूकेमिया या टाइप ऑफ ब्लड कैंसर जो है उसके बारे में ज़्यादा हमें जानकारी मिलती है। इसमें जो स्टेजिंग है ये भी शायद मैटर करती है कि किस स्टेज में है। जी। तो ये ट्रीटमेंट के लिए कौन सा आपको मतलब ज़्यादा सर्वाइवल कहें जिसको, या ट्रीटमेंट के ब्लड कैंसर्स की जब हम बात करते हैं, ब्लड कैंसर्स में जनरली इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कैसा करता है बच्चा जब कीमो देते हैं, और उसमें टाइप कौन सा है, मोर देन द स्टेज। इसमें मेनली टाइप का रोल रहता है कि कुछ टाइप जैसे ALL जो हम बोलते हैं, उसमें आज की तारीख में जब जहाँ से मैं पढ़ा हूँ टाटा कैंसर हॉस्पिटल में, लगभग मैं कह सकता हूँ 100% बच्चे ALL के अंदर अगर डायग्नोस होते हैं सही ट्रीटमेंट से, लगभग 100% बच्चे ठीक हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एक AML नाम की बीमारी है जिसका प्रोग्नोसिस उतना अच्छा नहीं रहता, तो टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहीं सॉलिड ट्यूमर्स जो हम बात कर रहे थे, जो सॉलिड ट्यूमर्स की, जैसे कि न्यूरोब्लास्टोमा, विम्स ट्यूमर वगैरह, यहाँ स्टेज ऑब्वियसली ज़्यादा महत्व प्ले करती है। यहाँ पे ऑब्वियस जैसा कि नॉर्मल कॉमन सेंस भी कहती है कि अर्ली स्टेज में आएंगे तो उसका प्रोग्नोसिस ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जब तक वो फैला ना हो और वो कॉमन अर्ली स्टेज में होगा, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट उससे फ़ायदा मिलेगा। तो ट्यूमर्स पे फोकस करते हैं, किस तरह के लक्षण दिखते हैं पेशेंट में? बच्चों में जनरली जब ये पेट के ट्यूमर्स जब होते हैं तो कोई भी पेट के जनरली कैसे पता चलता है कि पेट बढ़ गया, जैसे इस बच्ची का भी मैंने आपको कहा बता रहे थे, तो पेट भर जाना ये कॉमन सिम्टम होता है। उसके अलावा जैसे मैंने पिछला वो ब्लड के ट्यूमर्स के लिए बताया, कॉमन सिम्टम जो बच्चों में जिसमें कि कमजोरी आना, अनीमिया होना, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं जिससे हमें जब ढूंढने निकलते हैं या पेट में दर्द हो रहा है, जब ढूंढने निकलते हैं तब पता चलता है कि ये अंडरलाइंग बीमारी है। ऐसा कोई पिन पॉइंट सिम्टम की मैं कहूँ कि हाँ यही सिम्टम से पता चलेगा, ये बहुत मुश्किल है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको कहूँ, न्यूरोब्लास्टोमा के पेशेंट कभी कभी झटकों के साथ, सीजर्स के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। आप कहेंगे कि ना इसका इससे क्या लॉजिक है, तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत सारा ऐसा गणित नहीं है कि हाँ 1 + 1 2 जैसा। इसमें नॉर्मली बच्चा जब आता है, हमें एज अ डॉक्टर जो कैंसर सर्जन
मेरे पास पेशेंट अधिकतर बार डायग्नोस होकर आता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि पीडियाट्रिशियन जो है, जो पहले बच्चों को देखते हैं, उनका दिमाग और विजन काफ़ी खुला रहना चाहिए। खाली है ना सिम्टम को ट्रीट करने ना बैठें, हमें है ना ब्रॉड तरीके से सोचना चाहिए ताकि सिम्टम्स मिस ना हो जाएं और एग्जैक्ट डायग्नोस को हम हिट कर सकें। ट्यूमर की लोकेशन पेट या पेट के आसपास की जगह होती है या शरीर के किसी भी हिस्से में तो प्रैक्टिकली डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्यूमर कहीं पे भी हो सकता है। ज़्यादा कॉमन ट्यूमर्स पेट में जो मिलते हैं वो न्यूरोब्लास्टोमा, विम्स ट्यूमर, और बच्चियों में मैंने जैसे कहा जर्म सेल ट्यूमर जो ओवरी का ट्यूमर रहता है। बाकी हड्डियों के ट्यूमर जो हैं सार्कोमास, वो काफ़ी कॉमन है, तो ये भी मिलते हैं। सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स हैं वो सार्कोमास, वो भी मिलते हैं जो शरीर में कहीं पे भी आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इलाज योग्य हैं, आप तक जल्दी पहुंच जाएं, तो कौन सा ठीक हो सकता है? महिलाओं में कैंसर्स के बारे में जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्तन कैंसर काफ़ी कॉमन है। आज मैं नहीं समझता कि शायद ही कोई घर होगा जो अछूता होगा इस बीमारी से। अगर खुद घर में नहीं तो आसपास पड़ोस में हर किसी ने इस बीमारी का नाम तो सुना ही होगा। तो स्तन कैंसर काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा जो महिलाओं के जो यौन अंग जैसे जो रहते हैं उसमें गर्भाशय का कैंसर एंड गर्भाशय का मुख का कैंसर। आज से कुछ साल पहले तक जो सबसे कॉमन कैंसर जो इंडिया में महिलाओं में पाया जाता था वो था गर्भाशय का मुख का कैंसर। एंड धीरे धीरे अभी इसका नंबर थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी इसका आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जो अंडाशय यानी ओवरी का कैंसर, ये इसके नंबर्स काफ़ी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये सब कॉमन कैंसर्स हैं जो मेजर कैंसर्स। बाकी और अलग तरह के कैंसर्स जो पुरुषों में भी मिलते हैं, वो सब तरह के कैंसर्स महिलाओं में भी मिलते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक रूप से अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो ये 4 मेजर कैंसर्स रहेंगे। डॉक्टर सिंघल, गर्भाशय के मुख का जो कैंसर है, इसको लेके कोई वैक्सीन भी आई है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। बच्चियों को कब लगवानी चाहिए और इससे कितना सुरक्षित हो सकती हैं? मैं वैक्सीन के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले ये बताना चाहूँगा कि वैक्सीन आपको क्यों लगवानी चाहिए। बिकॉज जब तक इस चीज़ की ज़रूरत नहीं समझेंगे सब दुनिया, तब तक कोई लगवाएगा नहीं। लोग सोचेंगे अभी कोरोना की वैक्सीन भी लगवाने के लिए आपने देखा हर कोई तैयार था नहीं पहले वैक्सीन लगवाने के लिए। जब दूसरी लहर आई तब लोगों को समझ आया कि लगवानी चाहिए। तो इसी तरह से इस बीमारी के बारे में हमें समझने की ज़रूरत है कि ये बीमारी क्यों इंपॉर्टेंट है। जब गर्भाशय का मुख का कैंसर की बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी कॉमन है। एक टाइम था इंडिया में 1.5 लाख से ऊपर कैंसर मिलते थे एक साल के अंदर, जो अभी घट के 1,30,000 हो गया। लेकिन इसमें खास चीज़ नोटिस करने लायक चीज़ है कि लगभग साल भर में 75,000 के करीब महिलाएं इस जो गर्भाशय के मुख के कैंसर से इंडिया में अपनी जान खो देती हैं। एंड इस नंबर में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। इंसिडेंस कम हुआ है, लेकिन जो डेथ वाला जो रेट है वो अभी भी कम नहीं हुआ है। उसका रीज़न कहीं ना कहीं वो इस कारण से है कि जो अधिकतर जो पेशेंट जो ये महिलाएं जिनकी डेथ होती हैं वो जनरली उस एरिया से आती हैं जहाँ पे नॉर्मल जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो इतना ईजीली अवेलेबल नहीं है। एंड पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो काफ़ी एडवांस स्टेजेस में आते हैं, एंड इसी कारण उनको वो जो ट्रीटमेंट से लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिल नहीं पाता। अब ऐसे में आप कहेंगे कि अरे 75,000 महिलाएं, यानी कि लगभग 60 से 70% महिलाएं अपनी जान खो रही हैं। एंड अगर मैं आपको ये बताऊं कि सर्वाइकल कैंसर उन महिलाओं में हो रहा है जो मिडिल एज यानी कि 35 से 50 साल की उम्र, जो कह सकते हैं गृहिणी के लिए सबसे एक्टिव एज है और एक फैमिली के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट एज है। एंड उस उम्र में अगर उनकी जान चली जाए तो कितना नुकसान होगा। अब ऐसे में अगर कोई एक दवा जो आपको लगभग 95% से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, तो आप क्या कहेंगे? वो तो सबको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो वो एक रामबाण की तरह ये एक वैक्सीन है, तो जिसके कारण अभी जिसे हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन कहते हैं, क्योंकि ये जो कैंसर है ये एक वायरस की तरह वायरस से होता है। जैसे कोरोना वायरस था वैसे ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। एंड उसके लिए अब एक वैक्सीन जो है काफ़ी सालों से अवेलेबल है बाकी देशों में, विकसित देशों में, जिसके कारण काफ़ी इंसिडेंस कम हुआ है। हिंदुस्तान में भी अब ये काफ़ी यूज़ बढ़ रहा है इस वैक्सीन का। इनफैक्ट कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने इनके इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर, जैसे बच्चों को जो टीकाकरण है उसमें भी इसको इंक्लूड किया है, एंड जिससे इसका फ़ायदा हो रहा है। अब इसकी एज की बात करें, अब लोग सोचेंगे कि ये वैक्सीन है ये तो है ना तब लेना होगा कि जब सेक्सुअली एक्टिव हो जाएंगे, जब संबंध बनाएंगे, एंड तब वो फ़ायदा करेंगे, कि तब तक तो सर्वाइकल कैंसर वायरस आएगा कहाँ से, तो वैक्सीन की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि कोरोना वायरस के अंदर, कोरोना वायरस होने के बाद वैक्सीन लेने को थोड़ा ना कहते हैं हम लोग, हम तो कहते हैं कि हर कोई ले, ताकि समय से पहले ही भी अगर वो वैक्सीन से अगर आपको एक्सपोजर हो जाए तो आपको बचाव के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एंड इसी तरह इस वैक्सीन के लिए जनरली जो हम एज रिकमेंड करते हैं वो किशोर अवस्था में हम लेने को कहते हैं।
बुक्स के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो गाइडलाइंस कहती है 9 से 22 साल की उम्र, बट अधिकतर जो फिजिशियंस या क्लिनिशियंस अगर आप बात करेंगे तो कहेंगे 12 से 14 साल की उम्र के आसपास आपको अपने बेटियों या बहनों को ये वैक्सीन जरूर दिलवानी चाहिए। एक्टिव सेक्सुअल लाइफ से पहले ही दिलवाना चाहिए, ताकि ये एंटीबॉडीज जब रहेंगे तो जब एक्टिव सेक्सुअल लाइफ जब आएगी उससे पहले वो एंटीबॉडीज डेवलप होने से इस इन्फेक्शन को रोकथाम में और अल्टीमेटली कैंसर की प्रिवेंशन में काफ़ी फायदा मिलेगा। थोड़ा सा बताइए, गर्भाशय के मुख का जो कैंसर है इसके क्या लक्षण हैं? गर्भाशय के मुख के कैंसर के जो लक्षण हैं, इसमें सबसे कॉमन कैंसर जो लक्षण आता है सफ़ेद पानी का आना। अब सफ़ेद पानी जैसे मैं बोलूँगा, काफ़ी लोगों की दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही आम सिम्टम है। ऑलमोस्ट कोई भी महिला ऐसी नहीं होगी जिसको ये सिम्टम नहीं होता होगा। लेकिन ये जो सफ़ेद पानी का जो आना, ये एक आधी बार आना, 1-2 दिन के लिए आना और फिर दवाई लेने से ठीक हो जाना। और जब मैं सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहा हूँ तो ये उस तरह का सफ़ेद पानी है जो लगातार 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा टाइम से लगातार आ रहा है। नॉर्मल आपने एंटीबायोटिक ली लेकिन उससे भी फ़ायदा नहीं हुआ। ये उस तरह के सिम्टम की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा संबंध बनाने के बाद खून का आना, कमर में दर्द होना, पेशाब में तकलीफ होना, अगर ये सारे सिम्टम 2 हफ्ते से ज़्यादा हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलके इसकी जांच करवानी चाहिए। इनफैक्ट हम तो ये भी रिकमेंड करते हैं कि रेगुलर स्क्रीनिंग होना चाहिए सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर के थ्रू। इलाज की क्या स्ट्रेटेजी होती है? इलाज की स्ट्रेटेजी अगर सही अर्ली स्टेज में आते हैं तो ये बीमारी सर्जरी से काफ़ी हद तक क्योरेबल रहती है। अब मैं स्टेज 1 में बात करूँ तो 80 से 90% क्योर रेट पॉसिबल है, 5 ईयर सर्वाइवल जो हमारी भाषा में। एंड वहीं अगर ये स्टेज 3-4 में हम बात करें तो ये घट के 30 से 15% हो जाता है। और रिप्रोडक्टिविटी की उनकी कैपेसिटी पे क्या इम्पैक्ट आता है? रिप्रोडक्टिविटी जनरली जो सर्वाइकल कैंसर है ऑब्वियसली उन महिलाओं में देखा जाता है जो पहले प्रेगनेंसी वगैरह हो चुकी है। ऐसा नहीं कह रहा कि जिनके बच्चे नहीं हुए उनको नहीं हो सकता, लेकिन जनरली अनकॉमन रहता है बिकॉज ये सेक्सुअली रिलेटेड एक तरह का डिजीज है। अधिकतर जो पेशेंट्स हैं ऑलरेडी फैमिली वगैरह करके आते हैं तो इसलिए प्रॉब्लम आती नहीं है। लेकिन कुछ लोग जिनके अंदर ये फर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए कुछ नई टेक्निक्स आई हैं, जैसे ट्रेक्लेक्टमी वगैरह और कुछ और तरीके हैं जिनके थ्रू हम ये बचाने की कोशिश कर सकते हैं। मैसेज ये है कि जो वैक्सीन है वो काफ़ी प्रभावी है, 95% तक आप बता रहे हैं। तो हर जो बहन बेटी आपकी छोटी है जो कि 14-15 साल के आसपास की है या तो उसके लिए उपलब्ध है और उनको कम से कम गर्भाशय के मुख के कैंसर से मुक्ति मिल सकती है। और मैं आपके माध्यम से एक्चुअली एक मैसेज देना चाहूँगा, ये रक्षाबंधन का दिन है तो कम से कम आप आज राखी के पैसे मत दीजिए, कुछ मत दीजिए, लेकिन अपनी बहनों को या अपने घर में जो बेटियां हैं उनको प्लीज़ ये सर्वाइकल वैक्सीन के लिए जरूर लेके जाइए। ओवेरियन कैंसर, इसके बारे में बताएं। ये कैंसर जो है, अगर मैं आज आपको बोलूं कि इंडिया में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर ओवरी कैंसर अगर अपन देखें तो हमारा नंबर दूसरे नंबर पे आता है ओवरी कैंसर के अंदर। एंड अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि हम ब्रेस्ट कैंसर एंड बाकी और काफ़ी सारे कैंसर्स के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन ओवरी कैंसर के बारे में जनरली जो आम तौर पे जो जानकारी होनी चाहिए जनसाधारण को, उसके बारे में जानकारी बहुत ही कम है एंड लैक ऑफ अवेयरनेस हम कह सकते हैं। एंड जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा सारे पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो सही स्टेज पे भी नहीं आते एंड कई बार जो ट्रीटमेंट जो उनको मिलना चाहिए वो सही ट्रीटमेंट लिए बिना हमारे पास पहुँचते हैं एंड जो एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। अब ओवरी कैंसर के बारे में अगर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इसका इंसिडेंस काफ़ी बढ़ रहा है जैसे जैसे हम विकसित होते जा रहे हैं। हमने कहा सर्वाइकल कैंसर का हमारा नंबर कम हो रहा है क्योंकि हम विकसित हो रहे हैं तो हमें खुशी मिलती है, लेकिन एट द सेम टाइम विकसित होने के कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो उसमें से एक साइड इफेक्ट है हमारा ये ओवरी कैंसर का इंसिडेंस बढ़ना। कारण हमारी लाइफस्टाइल, सबसे मेजर जो मैं कहूँगा कारण लाइफस्टाइल, कि जो हमारा आजकल जो वेस्टर्नाइजेशन कल्चर को हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं वो कुछ हद तक इसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। कैसे? लाइफस्टाइल का ओवरवेट होना, अपना वेट को मेंटेन नहीं करना, ठीक है, एंड जिसके कारण इवन आपके पीरियड अबनॉर्मलिटीज वगैरह जो होना, देन सही टाइम पे शादी ना करना, बच्चे नहीं करना, ये सारी चीज़ें जो हैं आजकल महिलाएं, ऑब्वियसली मैं नहीं कह रहा कि प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए, यस प्रोफेशनल बनिए, बट जो कुदरत ने जो चीज़ें प्लान करी हैं नॉर्मल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, ओवरी काम है अपने को ये बच्चे के लिए, एंड लोग है ना नहीं करते हैं जिसके कारण आप देख रहे हैं इनफर्टिलिटी के नंबर भी बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं एंड अल्टीमेटली जिसके कारण ओवरी कैंसर के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। स्मोकिंग महिलाओं में आजकल काफ़ी कॉमन है, अगेन वो एक फैक्टर है। और मोटापा बताया, भारतीय जो महिलाएं हैं
उनमें कॉमन है ही। काफ़ी कॉमन है। स्तन कैंसर के भी अगर आप रीज़न देखेंगे तो मोर और लेस काफ़ी सारे रीज़न वो पैरेलल हो जाते हैं। ओवरी का जो कैंसर है, इस कैसे पता चलेगा किसी? ओवरी कैंसर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि ये कैंसर डायग्नोस करना एक नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लगभग 70 से 80% पेशेंट जब हमारे पास ओवरी कैंसर के आते हैं वो स्टेज 3C में आते हैं। अब स्टेज 3C के अधिकतर पेशेंटों का सिम्टम क्या होता है? पेट भरा भरा लगना, भूख का कम हो जाना, खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं ज़्यादा खा लिया। अब आपका ये सिम्टम अगर अपन एक सर्वे करें एक नॉर्मल, तो लगभग 50-60% लोगों को ये तकलीफ कभी ना कभी होती ही होती है। लेकिन यहाँ पे एक मैसेज मैं ये देना चाहूँगा, अगर आपकी उम्र 40 साल है और आप एक महिलाएं हैं और आपको ये सिम्टम अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हैं, तो प्लीज़ ये मेरा एक अर्ज है, स्पेशली अगर आपके यहाँ पे कोई फैमिली हिस्ट्री है किसी तरह के कैंसर की, तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए एंड इसको डिस्कस करिए, बिकॉज ये एक अंडरलाइंग ओवेरियन कैंसर का एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। इलाज की क्या आपकी पद्धति रहती है, क्या नीति रहती है, किस तरह से इलाज? इलाज की जब हम बात करते हैं, ओवरी कैंसर के अंदर स्टेज के हिसाब से इलाज होता है। अर्ली स्टेजेस में पेशेंट अगर हमारे पास आते हैं तो जनरली सर्जरी, एंड सर्जरी के बाद डिपेंडिंग ऑन जो सारा रिपोर्ट जो आती है, कुछ कीमोथेरेपी यानी कि इंजेक्शन डोज देनी पड़ती है। जो स्टेज 3 जो मैंने बात कर रहा था जिसमें 70% लोग हमारे पास आते हैं, उसमें पहले जो सर्वाइवल था वो काफ़ी निराशाजनक था। लेकिन अब जो नई कीमोथेरेपी ड्रग्स आई हैं और कुछ नई सर्जिकल टेक्निक जिसे हम हाईपैक टेक्निक कहते हैं, और साइटोरेक्टिव सर्जरी, जो मेरा भी एक स्पेशल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, जिसमें हम एक काफ़ी मेजर सर्जरी होती है जो 7-8-9 घंटे चलती है। ऑपरेशन के अंदर पूरा बीमारी हम सब निकाल के ऑपरेशन के दौरान ही गर्म कीमोथेरेपी पेट के अंदर सर्कुलेट करते हैं, जिससे कि माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल्स को मारा जा सके। तो ये सारी नई टेक्निक एंड डेवलपमेंट से आज सर्वाइवल थोड़ा धीरे धीरे पहले से इंप्रूव हो रहा है, और आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि और भी ज़्यादा बेटर होता जाएगा। जो यूट्रस होता है उसमें भी एक अंदर की से इनर लाइन के जो कैंसर्स हैं वो भी आजकल चिंता का विषय हैं। आम भाषा में गर्भाशय का कैंसर। हाँ, ये क्या है और इसका क्या इलाज है? गर्भाशय कैंसर जो हमारी जो आपने जैसे बताया, गर्भाशय की जो अंदर वाली जो सतह होती है, जिसका काम, जैसे कि आपको पता ही है, पीरियड्स आते हैं महिलाओं में हर महीने। ये सतह जो है वो हर महीने बनती और डिक्रीज होती है। जब वो निकलती है तो वो खून की तरह पीरियड्स के रूप में बाहर आ जाती है। अब ये एक बहुत ही रेगुलेटेड तरीके से हार्मोन के कंट्रोल में काम करती है। अब जैसा कि हमने ओवरी कैंसर में डिस्कस किया था कि बहुत सारे वेस्टर्नाइजेशन का फैक्टर्स आए हैं, एंड ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी सेम फैक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए भी वही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा। ओवरवेट, शुगर, डायबिटीज़ का बढ़ना, तो ये सारे चीज़ों के कारण एंडोमेट्रियल कैंसर्स के इंसिडेंस बढ़ते जा रहे हैं। अधिकतर ये जो महिलाएं होती हैं, इनके महीने बंद हो जाते हैं, यानी पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स होती हैं, बंद हो जाते हैं पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स, एंड उसके कुछ बंद होने के कुछ टाइम बाद एकदम से ब्लीडिंग होती है, एंड जिसे हम पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, की महीने बंद हो गए थे एंड फिर ब्लीडिंग होना। ये लगभग कितने समय के माने हम गैप की? ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, कभी भी आ सकती है। इनफैक्ट कोई भी महिला जिनके पीरियड्स बंद हो गए हैं एंड उसके बाद अगर कोई ब्लीडिंग आती है, उस हर ब्लीडिंग को उनको सीरियसली लेना चाहिए एंड डॉक्टर से जाके जरूर मिलना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि सुनी सुनाई बातों पे कि पीरियड्स बंद होने के बाद एक आधी बार ब्लीडिंग हो सकती है। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। ब्लीडिंग बंद, जैसे आपके पीरियड्स बंद होते हैं उसके बाद विदिन 1 ईयर कभी कभार स्पॉटिंग हो सकती है, लेकिन जनरली 1 साल के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो हर ब्लीडिंग को आपको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। इसके अलावा जो लेडीज जो एक्टिव हैं, जिनका पीरियड्स चल रहे हैं, उनके अंदर जो पीरियड्स हैं, अगर वो नॉर्मली लाइक मंथली अगर साइकिल है उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, यानी कि महीने में 2-2 बार आ रहे हैं 15-15 दिन के अंदर, या पहले 3 दिन के लिए आते थे अब ज़्यादा दिन के लिए आ रहे हैं 6 से 7 दिन के लिए, या ब्लड जो पहले 2 पैड गीले होते थे अभी 6 पैड हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को बहुत सीरियसली आपको लेना चाहिए। हालांकि गायनिक सवाल है अपने आप में, लेकिन इरेगुलर पीरियड्स और ये कॉमन समस्या होती जा रही है, तो इसको हमको कैंसर के एंगल से देखना चाहिए। इरेगुलर पीरियड्स एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। पीरियड्स का इरेगुलर होना मतलब कि जैसे कि पहले 15 दिन में, पहले किसी को 25 दिन में आ रहा था, अभी 30 दिन में आ रहा है, 40 दिन में आ रहा है। मैं नहीं कह रहा कि आपको उससे बहुत ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत है। मैं आपको किस चीज़ के लिए चिंतित होने के लिए कह रहा हूँ कि आपके जो पीरियड्स जो थे वो छोटे होते जा रहे हैं, ड्यूरेशन कम होती जा रही है, गैप कम होता जा रहा है, जिसके कारण ब्लीडिंग ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रही है। वो आपको थोड़ा सा चिंता का विषय है। एंड अगर पीरियड्स भी बहुत ज़्यादा, अगर आपके साइकिल इरेगुलर हो रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली गायनिक के पास जाएंगे, एंड उसके अंदर जब डिस्कस होगा तो ऑब्वियसली डायग्नोसिस के दौरान जब वो जांच करते हैं, अगर उसमें कोई अंडरलाइंग एंडोमेट्रियल कैंसर की कोई वजह होगी तो वो वैसे भी पकड़ी ही जाती है। तो जांच के बायोप्सी के थ्रू कंफर्म करते हैं या कुछ नहीं? जनरली जो स्टार्टिंग होता है, कभी भी इस तरह से पेशेंट जाता है तो पहले नॉर्मली एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है देखने के लिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एंड अगर अल्ट्रासाउंड में कोई डाउट रहता है तो कुछ MRI या फिर सीधा स्ट्रेट अवे बायोप्सी भी की जाती है दूरबीन से जरिए, जिसे हम हिस्टोस्कोपी
एंडोस्कोपिक बायोप्सी कहते हैं, एंड उसके हिसाब से आगे फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। क्या रिमूवल ही यूट्रस का एडवाइजेबल जी, होता है यूट्रस या रिमूवल ही एडवाइजेबल रहता है इसमें। लेकिन खास चीज़ जानकारी वाला लाइक ये है कि नॉर्मली लोग पहले इस डर से कि है ना यूट्रस निकालना बड़ी उम्र के अंदर, खासतौर से अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा है, ओबेसिटी मतलब 100 किलो वजन है, डायबिटिक है, तो घाव ही नहीं भरेगा, तो ऐसी सर्जरी करा के फ़ायदा क्या, लोग इस डर में बैठे रहते हैं। लेकिन उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि आज की तारीख में अधिकतर यूट्रस कैंसर के पेशेंट को हम लोग दूरबीन के द्वारा या रोबोटिक सर्जरी के द्वारा हम लोग ट्रीट करते हैं, जिसके अंदर जैसे कि कल ही मैंने एक पेशेंट को ऑपरेट किया, तो उसके अंदर जो टोटल जो चीरा जो है वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होता पूरे शरीर के अंदर। वो छोटे छोटे छेदों को मिला के अगर हम काउंट करें तो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा का चीरा नहीं लगता पेट के ऊपर, लगभग ब्लडलेस होता है। पेशेंट सर्जरी के बाद सेम डे ही चलता है, एंड अधिकतर केसेस के अंदर 48 घंटे के अंदर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाता है। तो जब साइंस इतना डेवलप कर चुका है तो उसका लाभ उठाना चाहिए हमें। तो डॉक्टर सिंघल, एक बार जैसे ओवेरिन है या जो इस तरह के जो दूसरे कैंसर हैं, यूट्रस का कैंसर है, सर्विक्स कैंसर, इनके रिकरेंट होने के कितने चांस हैं, किसी और हिस्से में प्रकट होने के कितने % चांस? रिकरेंस का डिपेंड करता है, एक तो पेशेंट का जो ट्यूमर है वो किस स्टेज पे हमारे पास आए थे, किस तरह से उन्होंने अपना ट्रीटमेंट लिया है, मतलब पूरा किया है कि नहीं किया है, एंड कितना वो सिंसियरली एंड रेगुलरली वो फॉलोअप करते हैं। बिकॉज अगर आप ये सारे चीज़ों को टिक बॉक्स कर दें ग्रीन राइट तरीके से तो फिर चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। एंड अगर इसमें से कहीं पे भी हम गलती करते हैं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी जैसी बात हो जाती है, एंड फिर उसमें वो इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं। मैं आपको कोई बॉल पॉइंट फिगर नहीं दे सकता क्योंकि हर स्टेज का अलग अलग रहता है। जैसे कि अधिकतर मैं अगर एक नॉर्मल भाषा में अगर मैं कहूँ, स्टेज 1 और 2 के अंदर 90 से 80% पेशेंट्स को 5 साल से ज़्यादा जीने की संभावना बिना ट्यूमर के रहती है। वहीं स्टेज 3 और 4 में ये घट के 30 से 10% तक आ जाती है। ब्रेस्ट कैंसर, हालांकि इसके बारे में काफ़ी जानकारी है, फिर भी इसके बारे में प्रचार प्रसार और जागरूकता की आवश्यकता है, बताएं। बहुत खुशी होती है कि अगर किसी एक बीमारी को गवर्नमेंट से या कहिए समाज से जो इतना रिकग्निशन मिला है, एंड सब लोग, महिलाएं भी इसमें काफ़ी आगे आके उन्होंने बात करी है, एंड जिससे कि हमें सर्वाइवल में भी हमें फ़र्क दिखता है। ब्रेस्ट कैंसर जो आज से 15-20 साल पहले जब मैं MBBS डेज में था तो एकदम से जो डरावना जो उसका रूप था, आज ब्रेस्ट कैंसर के लिए एटलीस्ट वो डरावनापन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। एंड यही चीज़ जब हम गायना कैंसर में बात कर रहे थे, मैं एक्चुअली तब ये मैसेज देना चाह रहा था कि महिलाओं को ज़रूरी है कि अपनी जो शर्म, जो ठीक है शर्म एक अच्छी बात है, वो एक गहना है किसी के संस्कार का, लेकिन उस शर्म से अगर आपको नुकसान हो रहा है तो उस शर्म को आपको त्याग देना चाहिए, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में हुआ है। एंड ब्रेस्ट कैंसर के अंदर अभी जो हाल फिलहाल में लोगों को पता है कि जैसे कि कोई गांठ दिखे स्तन के अंदर, एंड अगर वो गांठ बढ़ रही है और अगर खासतौर से अगर गांठ में दर्द ना हो तो वो गांठ ज़्यादा चिंतामय है। इसमें अंडरलाइन करने वाली चीज़ ये है कि दर्द ना हो। लोग अभी भी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर कैंसर होगा तो दर्द होगा, तो मैं मित्रों को बताना चाहूँगा कि जनरली जो दर्द है कैंसर में, अधिकतर कैंसर्स में दर्द काफ़ी लेट स्टेजेस में आता है। स्तन का जो हिस्सा है जी, वो भी उसके भी डिफाइन कर सकते हैं, पर यहाँ पीछे एक्जिला तक जाता है, पीछे बाजू, जी पीछे बाजू जो अपना आर्मपिट जो हम बोलते हैं वहां तक वो जाता है। निप्पल आपका जो पूरा स्तन आर्मपिट तक कहीं पे भी गांठ आ सकती है, एंड कोई भी गांठ अपने को सीरियस मतलब ऐसा उसको सीरियसली ना लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि कई बार यंग महिलाएं 20 से 30 साल की उम्र में वो बहुत चिंतित हो जाती हैं ये सब चीज़ें सुन के कि उनमें गांठें वगैरह मिलती हैं जो जिससे कारण उन्हें काफी बार दर्द होता है। एंड इस उम्र में जनरली जो कॉमन जो डायग्नोसिस होता है फाइब्रोएडिनोसिस या फाइब्रोएडिनोमा रहता है, लेकिन बिकॉज आजकल ब्रेस्ट कैंसर का अवेयरनेस ज़्यादा है तो वो लोग इस चीज़ से काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि अगर पेनलेस गांठ है तो आपको चिंता करने की जरूरत ज़्यादा है। पेनफुल गांठ मैं नहीं कह रहा कि इग्नोर करिए, लेकिन चांसेस उसके कैंसर होने की प्रॉबिलिटी कम रहती है, खासतौर से अर्ली स्टेजेस में कैंसर पेनलेस रहता है। चलिए, ये अच्छी बात है कि पेनलेस है तो आप अलर्ट रहें, लेकिन काफ़ी चांस ये भी हैं कि वो किसी और कारण से गांठें हों। सेल्फ हेल्प जो एग्जामिनेशन है ये इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। जी, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आजकल काफ़ी प्रोपेगेट किया जाता है, बिकॉज हम कहते हैं ना कि अगर हमें कुछ बढ़ना है तो उसके लिए अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। तो महिलाओं को अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने के लिए सबसे अच्छा उपाय है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। तो हर महिला, लोग नॉर्मली किताबों में 40 बोलते हैं, मैं हिंदुस्तानी अगर उसमें पर्सपेक्टिव में अगर बात करूंगा तो मैं कहूँगा 35 से ऊपर अगर कोई भी लेडी है तो उनको ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जरूर करना चाहिए। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का वैसे वेबसाइट पे इसके बारे में काफ़ी जानकारी है, मैं आपको थोड़ा संक्षेप में कुछ टिप्स देता हूँ। जब जैसे ही पीरियड्स खत्म होते हैं, पीरियड्स खत्म होने के बाद
मिरर के सामने खड़े होके आपके हाथ की जो सतह जो पाम बोलते हैं उसको फ्लैट रख के आपको फील करने की कोशिश करनी चाहिए कि कोई गांठ है कि नहीं है। एंड हर महीने ये उस जो पीरियड्स के जस्ट बाद, क्योंकि उस टाइम पे हार्मोन का जो इफेक्ट होता है ब्रेस्ट पे वो सबसे कम रहता है, उसमें ये चीज़ देखने से आपको आइडिया लग सकता है कि कोई उभार या कोई नई गांठ तो ब्रेस्ट में नहीं आई है। एंड अगर ऐसा कुछ लगे तो डॉक्टर से तुरंत मिलिए। और क्या इसकी स्ट्रेटजी होती है इलाज की? ब्रेस्ट के अंदर जो स्ट्रैटेजी है वो एक्चुअली अगेन ब्रेस्ट का जो ट्रीटमेंट काफ़ी इवॉल्व हुआ है। पहले जैसे हम क्या, अगर हम कहें, मैं एक साधारण सा एग्जांपल दूंगा। मैं छोटा बच्चा था तो हम पार्टी में जाते थे या स्कूल में जाते थे या कहीं भी जाते थे तो एक ही तरह के जूते होते थे कि हाँ ये यहाँ पे भी डाल लो वहाँ पे भी डाल लो। लेकिन आज अपन जब कहीं पार्टी में जाएंगे तो अपन अलग तरह के जूते पहनेंगे, स्कूल में जाएंगे अलग तरह के जूते पहनेंगे। अब विकल्प मौजूद है। तो इसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर में जो ट्रीटमेंट है वो पर्सनलाइज, या फिर मैं कहूँगा कि हर किसी का ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं रहता, वो अलग अलग तरीके से होता है। तो उसके लिए आप डॉक्टर से डिस्कस करें। खास चीज़ क्या है कि हर कैंसर में पहले सर्जरी जरूरी नहीं है और हर कैंसर में कीमोथेरेपी पहले जरूरी नहीं है, वो डॉक्टर बेस्ट जज है डिसाइड करने के लिए। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्रेस्ट कैंसर में हर बार स्तन निकलवाना जरूरी नहीं होता, स्तन बचाया जा सकता है। ये एक जो आप मिथ है लोगों के दिमाग में कि स्तन निकलवाना ज़्यादा अच्छा रहता है। प्लीज़ ये चीज़ आप डॉक्टर से डिस्कस करिए, फायदे नुकसान, एंड तभी ये डिसीजन लीजिए। बिल्कुल, अब काफ़ी तरक्की हो चुकी है चिकित्सा विज्ञान में और ख़ास तौर से कैंसर पहले जैसा भयावह शब्द नहीं रहा। तो डॉक्टर नितिन सिंघल, फाइनली एक सिल्वर लाइनिंग दिख रही है हमको कि विज्ञान की तरक्की समझिए या चिकित्सा विज्ञान में विशेषज्ञों का एक बड़ा जो ग्रुप है वो हमारे साथ है, हमारे समर्थन में है, जो निरंतर काम कर रहा है। उदयपुर आपको पूरा इस समय सुन रहा है, फिट उदयपुर कार्यक्रम है। किस तरह की सलाहें देंगे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए, कि किस तरह से हम कैंसर से बचे रहें? जैसा कि आपने कहा, कैंसर अब इतना भयानक शब्द नहीं रहा, तो अवेयरनेस बढ़ रही है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सब लोग अवेयर रहें। इस तरह के प्रोग्राम्स आते रहते हैं रेगुलरली, उनके जो बातें होती हैं उनको सिंसियरली लीजिए, उनको जस्ट हवा में मत उड़ा दीजिए। उसके अलावा बच्चों के कैंसर को लेके जो लोगों के दिमाग में, और महिलाओं के कैंसर को भी मैं कहूँगा, क्योंकि नॉर्मली क्या सोचते हैं अपनी पुरुष प्रधान सोसाइटी में, नॉर्मली पुरुषों की हेल्थ को अपन सिंसियरली देखते हैं, लेकिन बच्चे और महिलाओं की हेल्थ को शायद इतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती। लेकिन बच्चों के कैंसर के बारे में खासतौर से जैसा आज हमने डिस्कस किया, ये काफ़ी हद तक पूरा ठीक होने लायक कैंसर्स होते हैं। एंड इसमें बच्चा ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ जी सकता है जो और किसी बच्चे की तरह। तो इसलिए इन कैंसर्स को नज़रअंदाज मत करिए, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को अडाप्ट करिए। वेस्टर्नाइजेशन, अच्छी चीज़ों को अडाप्ट करिए, गलत चीज़ों को अडाप्ट मत करिए। वेट कंट्रोल करिए, खाने पीने का ध्यान दीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए। और जो हमारे बुजुर्ग जो हमारे को विरासत में देके गए हैं, जो अच्छी खाने की जो हिदायतें, प्लीज़ उनको मत भूलिए एंड उनको सराहते रहिए। जीवन शैली को सुधारें, लाइफस्टाइल को सुधारें। डॉक्टर नितिन सिंघल, आप हमारे साथ आए, आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।